नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं हूं आपके साथ रिया गौर। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं अंज इंटीरियर्स। हम बनाएंगे आपके घर को सपनों का घर। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़े। गायघाट थाना की पुलिस ने NH 27 पर रैकी कर नारियल लदी पिकअप से भारी मात्रा में विदेशी शराब को किया जब्त। मोतिहारी रेलखंड NI कार्य शुरू होने के कारण कई ट्रेनों का रूट सीतामढ़ी रक्सौल रेलखंड पर हुआ डाइवर्ट। और स्कूलों में चल रहे डीजल ऑटो पर प्रतिबंध लगाए जाने के विरोध में ऑटो चालकों का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। गायघाट थाना की पुलिस ने NH 27 पर रैकी कर नारियल से लदी पिकअप से भारी मात्रा में शराब को जब्त किया। गायघाट थाना क्षेत्र के NH 27 पर गायघाट पुलिस की गश्ती गाड़ी की रैकी कर रहे कार चालक की निशानदेही पर नारियल और बादाम लोड पिकअप से 1060 लीटर विदेशी शराब जब्त किया गया। SSP सुशील कुमार ने गायघाट थाना पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली और थाना अध्यक्ष को विस्तार पूर्वक अनुसंधान का निर्देश दिया। SSP सुशील कुमार ने बताया कि दिन के 11 बजे गायघाट थाना की गश्ती गाड़ी को एक कार चालक द्वारा बार बार आगे पीछे करते देख शक हुआ, जिसके बाद कार को रोककर चालक से पूछताछ की गई और मोबाइल जब्त कर उसके नंबर की जांच की गई तो अंतर जिला नंबर शराब तस्कर गिरोह का पता चला। चालक की निशानदेही पर गायघाट में ही NH पर पेट्रोल पंप के समीप खड़ी पिकअप पर शराब लोड होने का पता चला। पिकअप की जांच के लिए पुलिस पहुंची तो पुलिस को आता देख पिकअप चालक भाग निकला। पिकअप पर ऊपर से नारियल और बादाम का बोरा था, नीचे से 1060 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ। गिरफ्तार युवक की पहचान राजस्थान के उदयपुर जिले के राकेश कुमार के रूप में हुई है। उसने बताया कि शराब मधुबनी जिला जा रही थी। पिकअप पर फर्जी नंबर लगा था, वहीं अन्य फर्जी नंबर प्लेट भी मिला। SSP सुशील कुमार ने थानाध्यक्ष को निर्देश दिया कि थाना क्षेत्र में जो भी एक्टिव अपराधी हैं उन्हें चिन्हित कर उसकी संपत्ति जब्त करने की दिशा में कार्रवाई करे और पुलिस गश्ती को तेज करे। यहाँ पे स्थानीय अंतर्गत में 1000 लीटर के आसपास शराब की बरामदगी हुई है। उसमें जो शराब चालक था, गाड़ी का चालक था, उसकी भी बरामदगी हुई है। जो रेकी करने वाली गाड़ी थी उसकी भी बरामदगी हुई है और अन्य कई चीज़ें बरामद हुई हैं। उस पर भी हम लोग अभी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इसमें जो भी बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज होगा उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर गिरफ्तारी भी हुई है सर क्या? एक व्यक्ति का जैसे मैंने बताया कि गिरफ्तारी हुई है जो रेकी करते हुए आगे चल रहा था और पिकअप में लदा हुआ 1000 लीटर के आसपास में शराब था, उसकी भी बरामदगी हुई है। उसके अलावा अन्य चीजें हैं। मुजफ्फरपुर मोतिहारी रेलखंड पर NI कार्य शुरू होने पर कई बड़ी ट्रेनों का परिचालन सीतामढ़ी रक्सौल रेलखंड पर डाइवर्ट किया गया। मुजफ्फरपुर मोतिहारी रेलखंड के कपरपुरा काटी और पिपराहा हॉल्ट के बीच NI वर्क को लेकर 22 से 29 जनवरी के बीच 10 ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। वहीं सप्त क्रांति मिथिला समेत 12 ट्रेनों का परिचालन सीतामढ़ी होकर किया जाएगा। यह 3 जोड़ी ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है, जबकि 2 ट्रेनों को रिशेड्यूल किया गया है। मुजफ्फरपुर से रक्सौल के बीच चलने वाली 63,311 और 63,312 को 22 से 29 जनवरी तक, नरकटियागंज से मुजफ्फरपुर चलने वाली 63,342, 63,309 और 63,314 27 जनवरी से 29 जनवरी तक रद्द किया गया है। वहीं 29 जनवरी को मुजफ्फरपुर से नरकटियागंज जाने वाली 15,215 और 15,216 रद्द रहेगी। NI वर्क को लेकर 27 से 29 जनवरी तक 19,038 बरौनी से बांद्रा जाने वाली अवध एक्सप्रेस, 12,597 सप्त क्रांति एक्सप्रेस और 12,598 मोतिहारी की जगह सीतामढ़ी रक्सौल सुगौली नरकटियागंज के रास्ते गोरखपुर जाएगी। वहीं 27 जनवरी को 13,022 मिथिला एक्सप्रेस, 9,452, 15,268, 15,705 आम्रपाली एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर देहरादून, 15,001, 19,270 पोरबंदर व 19,037 अवध एक्सप्रेस भी परिचालन सीतामढ़ी के रास्ते होगा।
15,706 दिल्ली से कटिहार जाने वाली आम्रपाली और 13,021 मिथिला एक्सप्रेस का परिचालन नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी के रास्ते मुजफ्फरपुर तक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को भाजपा कार्यकर्ताओं ने मन से सुना। आज जिले के वार्ड नंबर 42 स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी राम सजीवन ठाकुर आवास पर 195 बूथ संख्या के साथियों के साथ मन की बात का आयोजन किया गया। सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू से शुरुआत करते हुए महाकुंभ के विशाल एवं विशिष्ट व्यवस्था पर सनातनीय रूप में व्यापक चर्चा की। साथ ही गणतंत्र दिवस, पर्यावरण संरक्षण और जानवरों से प्रेम पर विशेष बल दिया, जिसे हम सब जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लें कर राष्ट्रहित में अपना योगदान दें। इस दौरान जिला महामंत्री सचिन कुमार, धर्मेंद्र साहू, जिला उपाध्यक्ष विशेश्वर प्रसाद शंभू, जिला मंत्री धनंजय झा, जिला मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल, आशीष श्रीवास्तव, डॉक्टर साकेत शुभम ठाकुर, विधानसभा प्रभारी सत्यप्रकाश भारद्वाज, रवि रंजन शुक्ला, युवा मोर्चा महामंत्री शांतनु शेखर, उपाध्यक्ष अभिषेक सौरभ, रवि प्राशर, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष विकास गुप्ता, प्रभारी संतोष साहेब, प्रदेश कार्य समिति प्रभात ठाकुर, वरिष्ठ नेता संजय सिन्हा, वाणिज्य प्रकोष्ठ संयोजक कृपा शंकर शराफ उर्फ गोल्डन, मंडल महामंत्री राहुल वर्मा सहित अन्य सम्मानित व्यक्ति उपस्थित रहे। 118वां संस्करण आज था, जिसे हम लोगों ने अपने भाजपा के जो हमारे सहयोगी मित्र हैं, निवर्तमान अध्यक्ष रंजन कुमार जी और हमारे महामंत्री सचिन कुमार, धर्मेंद्र साहू और मीडिया प्रभारी हैं आशीष अग्रवाल श्रीवास्तव, रवि रंजन शुक्ला और युवा मोर्चा की जो टीम थी महामंत्री शांतनु शेखर जी, ये सभी लोग जो अपना एक शॉर्ट नोटिस पर जो लोग आ पाए, उन सभी लोगों को हम लोगों ने आज अपने निवास स्थान पे, जो कि 195 बूथ मेरे बगल में ही पड़ता है, और 195 बूथ पर सुनने की जो परंपरा है, बूथ पर सुनो मन की बात, तो हम लोग नरेंद्र मोदी जी के विचारों से प्रभावित हैं और उनके विचारों से प्रभाव पूर्ण होने के साथ साथ और आज के मन की बात में उन्होंने जो राजेंद्र बाबू से अपने बात की शुरुआत की, कुंभ सहित और बहुत सारे जो ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दे से नॉर्मली जो लोग हैं वो अछूते रह जाते हैं, जानकारी नहीं हो पाती है। तो मन की बात एक माध्यम है जिससे जन सरोकार के मुद्दे को जनता के बीच पहुंचाया जाए। और ये नरेंद्र मोदी जी सभी प्रधानमंत्री से अलग होकर के उनका एक अलग मुहिम चल रहा है कि जनता की बात जनता के साथ, जनता के मन की बात जनता के साथ। तो इस तरह का जो कार्यक्रम है, इस सब कार्यक्रम करने से लोगों में एक जागरूकता फैलती है कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं, जन जन के प्रधानमंत्री हैं। आज उसी विचार के साथ हम लोगों ने भाजपा परिवार के साथ नरेंद्र मोदी जी के 118वें संस्करण का 195 बूथ पर मोदी जी के मन की बात को सुना, समझा और अब लोगों में इसे प्रसार करना है जब तक कि अगले मन की बात उनकी नहीं संपादित होती है। मात्र 2 महीने की मेहनत कर किसान शकरकंद की खेती कर लाखों रुपए कमा रहे हैं। भारत की तकरीबन 55 से 60% आबादी खेती किसानी पर निर्भर है। बिहार के ज्यादातर किसान पारंपरिक फसलों की ही खेती करते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे किसान नई तरह की मुनाफा देने वाली फसलों की तरफ तेजी से रुख कर रहे हैं। शकरकंद भी कुछ इस तरह का फसल है। बिहार जैसे राज्य में इसकी खेती बड़े पैमाने पर की जा रही है। बोजहा प्रखंड के सरफुद्दीपुर गांव के किसान फेको पासवान पिछले 2 सालों से पारंपरिक खेती छोड़कर शकरकंद जैसे अलुआ भी कहते हैं कि खेती कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि रोपाई के 120 से 130 दिनों में ही इसके पौधे तैयार हो जाते हैं। जब इसके पौधों पर लगी पत्तियां पीले रंग की दिखाई देने लगती है, उस दौरान इसके कंदों की खुदाई कर ली जाती है। उनके मुताबिक अगर आप 1 हेक्टेयर में शकरकंद की खेती करते हैं तो 25 टन की पैदावार हासिल कर सकते हैं। बाजार में अगर इसे आप 20 रुपए प्रति किलो में भी बेचेंगे तो भी आराम से 1.25 लाख रुपए का मुनाफा हासिल कर पाएंगे। अब फेकू राम को देखकर गांव के अन्य किसान भी शकरकंद की खेती कैसे करें, उनसे सीखने आ रहे हैं। शकरकंद का खेती है।
जिसका हलवा बोलता है देहाती भाषा में। देहाती भाषा में। तो कैसे करते हैं इसको? इसको लत्ती जो से होता है, लत्ती को जैसे रोपा जाता है, हाँ, उसके बाद कमैनी करके खाद पानी दिया जाता है, हाँ। तो साइज होता है 0.5 किलो 3 पौवा के साइज होता है। और बेचने ले आते हैं मंडी में तो 20 रुपये किलो में बिकता है। तो ये सब खेती अब इधर हो रहा है या फिर? खेती इधर उतना नहीं होता है, कम बेस होता है, इसका सेल उतना नहीं है, इसलिए खेती उतना नहीं होता है। खाने में क्या होता है, कैसा होता खाने में तो मीठा लगता है, है? दूध के साथ? दूध के साथ खाता है, स्वास्थ्य के लिए? नमक के साथ भी खाता है। स्वास्थ्य के लिए कैसा है? क्या स्वास्थ्य? शरीर के लिए? शरीर के लिए विटामिन है, इसमें बीमारी कुछ नहीं है। तो कितना एकड़ में रोपे हुए हैं? 1 एकड़ में है। तो देखभाल कैसे करते हैं, खाद पानी हो या फिर? देखभाल कमैनी होता है, खाद पड़ता है, हल्का पानी पड़ता है, उपछुआ। कितना बार करती है लगभग? 2 बार पानी लगता है, 2 बार कमैनी होता है। उसके बाद जैसे अंदर फरी जैसे जब आ जाता है तो छोड़ दिया जाता है। कट्ठा में कितना उपज जाता है? कट्ठा में ये जब मनी अगर बढ़िया भरपूर होता है तो 10 मन 12 मन के कट्ठा होता है। मन किसको बोलते हैं? 40 किलो के। 40 किलो 1 कट्ठा में? हाँ। तो फिर ये बिकता कहाँ पे है? बिकता है मंडी में, अपने स्थानीय मार्केट? हाँ। तो कितने साल से लगभग कर रहे हैं सब खेती? 2-3 साल से कर रहे हैं। क्या नाम बताए थे खेती का? शकरकंद बोलता है जैसे अंग्रेजी में, हिंदी में जो है हलवा बोलता है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर मुजफ्फरपुर परिवार द्वारा शहर में 1100 फीट लंबी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। हर साल की तरह इस साल भी मुजफ्फरपुर परिवार द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसको लेकर आज अखाड़ा घाट रोड में मुजफ्फरपुर परिवार द्वारा बैठक आयोजित की गई। मौके पर मुजफ्फरपुर परिवार की ओर से आकाश सहनी ने बताया कि हर साल हम लोग गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शहर में भव्य तिरंगा यात्रा निकालते हैं। हर साल हम लोग 351 फीट का तिरंगा यात्रा निकालते थे, मगर इस बार हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 1100 फीट का तिरंगा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से निकल के जाएगी। तिरंगा यात्रा अखाड़ा घाट रोड से निकलकर सरियागंज टावर, पंकज मार्केट, बाबा गरीबनाथ धाम, सुनरपट्टी, पुरानी बाजार के रास्ते शहर में भ्रमण करेगी, जिस दौरान सैकड़ों लोग इस तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। मुजफ्फरपुर परिवार की तरफ से जो यह बैठक का आयोजन किया गया है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस 2025 के लिए रखा गया है, जो कि विगत पिछले कई वर्षों से हम लोग इसका आयोजन तिरंगा यात्रा के रूप में शहर में करते हुए आ रहे हैं। कितना फीट लंबा तिरंगा यात्रा रहेगा? हर वर्ष 26 जनवरी गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे हम लोग 551 फीट का तिरंगा शोभा यात्रा शहर में आयोजन करते हुए आ रहे थे, लेकिन इस बार इस तिरंगे की लंबाई को बढ़ा दी गई है, जो कि 1100 फीट कर दी गई है। रूट क्या रहेगा, किस रूट से निकाला जाएगा? रूट इस बार का रूट निर्णय लिया गया है, जो कि यहाँ श्री नारायण मार्केट से यह तिरंगा यात्रा निकालकर सरैयागंज टावर से होते हुए पंकज मार्केट, बाबा की नगरी गरीब स्थान होते हुए सोनारपट्टी से होते हुए दीपक सिनेमा रोड, छोटी कल्याणी, हरसावा चौक होते हुए कल्याणी से मोती झील की तरफ होते हुए इस्लामपुर से नवयुवक समिति से सूतापट्टी होते हुए कंपनी बाग से वापस टावर पे आके और फिर इसका समापन हमारे श्री नारायण मार्केट जीडी मदर इंटरनेशनल स्कूल के पास। समय क्या कुछ होगा? समय सीमा जो है 11 बजे से है। 26 जनवरी रविवार को 11 बजे से सभी भाई इसमें आए और इस तिरंगा यात्रा को भव्य बनाए। लगभग कितने कार्यकर्ता शामिल होंगे मुजफ्फरपुर परिवार के इसमें? मुजफ्फरपुर के परिवार की तरफ से हजारों की संख्या में इसमें कार्यकर्ता शामिल रहते हैं और हम चाहेंगे कि और इसमें संख्या बढ़े और जितने भी रूट जिस मार्ग से यह तिरंगा गुजरे, इसमें सभी अपने अपने घर से पुष्प की वर्षा करे तिरंगा के शोभा के लिए। क्या नाम हो गया? आकाश सहनी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो कितने बाजुए कातिल में है। जय हिंद जय भारत। अगर मैंने अपने जीवन में अभी तक बहुत त्याग कर चुका हूँ। अगर देश के लिए मर मिटने का बात अगर आए ऊपर से, देश के लिए, वतन के लिए, मेरे भारत सरकार से अनुरोध है कि वह मुझे इस देश पर मर मिटने की कोई बात आए, मेरा जान
इस देश के लिए लिया काम है, जिसमें तो हम अपना जान भी बलिदान कर दें। भाकपा माले जिला कार्यालय में तिरहुत प्रमंडलीय जन समागम आयोजन किया गया। हरिसभा चौक स्थित भाकपा माले के जिला कार्यालय में तिरहुत प्रमंडल के स्तर पर जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा के दौरान वक्ताओं ने कहा कि भाजपा देश के लोकतांत्रिक ढांचे और संविधान को खत्म करके देश चलाने की साजिश कर रही है। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान को भाजपा और आरएसएस द्वारा कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जनसभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव मीना तिवारी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हालिया बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत ने कहा कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन भारत को असली आजादी मिली थी। यह बयान देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरनाक संकेत है। वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर जिले का यहाँ जन समागम हो रहा है, जिसमें हमारे इन तमाम क्षेत्रों से विभिन्न आंदोलनों के लोग शामिल हैं। आप जानते हैं कि भाकपा माले एक ऐसा मंच है जो जनता के तमाम आंदोलनों के साथ खड़ा रहता है और आगामी 9 मार्च को पटना में एक रैली होने जा रही है। ये रैली सिर्फ भाकपा माले की रैली नहीं होगी, बल्कि बिहार में जो भी तबका अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा है, उसके संघर्ष को मजबूत करने के लिए, उसकी आवाज़ को और ऊंची आवाज़ में उठाने के लिए ये गांधी मैदान में हमारा जुटान होगा। और उसकी तैयारी के लिए ही आज यहाँ आप देख रहे हैं कि 20 जन संगठन के लोग यहाँ शामिल हैं। यहाँ जो स्कीम वर्कर्स हैं, चाहे वो आशा हो, चाहे रसोइयाँ हों, आंगनबाड़ी हों, जिनसे सरकार काम लेती है लेकिन उनको उचित मानदेय नहीं मिलता है, उनके प्रतिनिधि यहाँ शामिल हैं। यहाँ ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रतिनिधि शामिल हैं। यहाँ नौजवानों के बीच से प्रतिनिधि आए हुए हैं। इस मुजफ्फरपुर ज़िले में बागमती बचाने के लिए, लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए, बागमती किनारे जो लोग हैं उनके लिए जो लड़ाई चल रही है, उस आंदोलन के लोग हैं। पंच सरपंच संगठन से लोग हैं और इस तरह के दसियों संगठन हैं। इसके अतिरिक्त नौजवानों का संगठन, महिलाओं का संगठन, इंसाफ मंच, ये तमाम संगठन के लोग आज बिहार में एक साथ आ रहे हैं, क्योंकि ये तमाम तबके अपने को छला हुआ महसूस कर रहे हैं। बिहार में जो विकास की बातें हुई, बहुत बातें हुई, आज भी हो रही है। नीतीश जी दावा करते हैं, उनकी जो एनडीए की सरकार है वो दावा करती है कि बिहार में वो बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई यही है कि बिहार में ये तमाम तबके, उनके सवालों को बिल्कुल अनसुना कर दिया गया। आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों यहाँ बीपीएससी के छात्रों ने लंबी लड़ाई लड़ी, आज भी उनकी लड़ाई जारी है, लेकिन ये सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। तो नौजवान भी आज अपने को छला हुआ महसूस कर रहे हैं, किसान भी छला हुआ महसूस कर रहे हैं। तो नौजवान, किसान, ये तमाम जन संगठन के लोग अपनी आवाज़ को एक साथ एकत्रित कर रहे हैं, क्योंकि आज ज़रूरत है बिहार में एक बदलाव की। ये सरकार जो पिछले 20 वर्षों से चल रही है, इन 20 वर्षों में बातें बहुत हुई, लेकिन लोगों की ज़िंदगी नहीं बदली। ठीक है, सड़कें बदली हैं, कुछ हाईवेज बने हैं, कुछ फ्लाईओवर्स बने हैं, उसकी ज़रूरत भी है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन यहाँ के मजदूरों की ज़िंदगी, यहाँ के किसानों की ज़िंदगी, यहाँ जो नौकरी पेशा लोग हैं उनकी ज़िंदगी, उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी ज़िंदगी में जो तबाही है, उससे इस सरकार को लेना देना नहीं है। हर जगह आप देखेंगे कि भारी कमीशन खोरी है, कहीं लोगों का काम नहीं हो रहा है, भारी भ्रष्टाचार है, पुल बनते हैं और पुल जो हैं वो ढह जाते हैं। तो इन तमाम सवालों को लेकर भाकपा माले पूरे बिहार में एक आंदोलन चला रही है और उस आंदोलन में ये तमाम तबके के लोग एकजुट होकर के बिहार में एक ऐसा बिहार बने जहां पर संविधान के अनुसार जो हमारे हक मिले हुए हैं, जो हमारा अधिकार। स्कूलों में डीजल ऑटो पर प्रतिबंध लगाए जाने के विरोध में ऑटो चालकों का विरोध दूसरे दिन भी जारी रहा। जिलाधिकारी द्वारा स्कूल में चलाए जा रहे डीजल ऑटो पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने के विरोध में ऑटो चालकों का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा। बैरिया स्थित ऑटो संघ के जिला कार्यालय में सभी चालकों ने इस मुद्दों को लेकर अहम बैठक की। इसके बाद कार्यालय के बाहर जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। ऑटो चालक संघ ने इस आदेश को वापस लेने की मांग रखी
ऑटो चालकों का कहना है कि ई रिक्शा आने के बाद शहर में डीजल ऑटो पहले से बंद था, अब स्कूल में भी बंद कर दिया गया। ऑटो चालक आज भुखमरी के कगार पर हैं। तो हम लोगों ने जिले के तमाम चालकों के साथ जो स्कूल में चलने वाले चालक हैं मुख्य रूप से, और हमारे जिले के तमाम संगठन के पदाधिकारीगण के साथ हम लोगों ने बैठक करने का काम किया है। और आज हम लोगों ने यहाँ पर बैठक करने के बाद से जो बात उभर के आया है कि स्कूल में चलने वाले गाड़ियों को जो है रोकने का जिला प्रशासन द्वारा काम हो रहा है, उसके लिए हम लोगों ने बैठक करने का आज काम किया है। और कल सोमवार को हम लोग प्रतिनिधिमंडल बन करके जिलाधिकारी महोदय से मिल करके उनसे आग्रह करने का काम करेंगे कि आगे जो है जो ऑटो हमारे और रिक्शा चालक है, जो स्कूली बच्चा जो होते हैं, जो रोजगार का एक साधन है, एक तरफ सरकार जो है पूरे बिहार परमिट दे करके जो है टेम्पो चालकों को रोजगार देने का काम कर रही है, और एक तरफ जो है रोजगार छीनने का काम कर रही है। तो आज हम लोगों ने बैठक करके ये निर्णय लिया है कि कल प्रतिनिधिमंडल मिलकर बन करके हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिलने का काम करेंगे, और उसके बाद आगे अगर हम लोगों की बातों को अनसुना करने का काम किया जाएगा तो आगे उग्र आंदोलन होगा। और मुजफ्फरपुर के तमाम टेम्पो चालक सभी टेम्पो अपना अपना लेकर के जिलाधिकारी महोदय के यहाँ हम लोग लगाने का काम करेंगे कि डीजल बंद होने के बाद हम लोगों ने सीएनजी लेने का काम किया, और आज सीएनजी से हम लोग रोजगार करने का काम कर रहे हैं, तो उसको बंद करने का काम न करे। जिला प्रशासन और बिहार सरकार से आग्रह है कि उनको रोजगार गरीबी रेखा में आता है। पिछले कुछ दिनों से कुछ हिंदी दैनिक समाचार पत्रों में एक न्यूज आ रहा है कि भाई टेम्पो चालकों जो है ये टेम्पो चलाते हैं वो स्कूल के बच्चे लेके नहीं जाएंगे। तो हमारा प्रशासन से ये कहना है कि इस तरह का कोई गाइडलाइन अभी बिहार सरकार का नहीं आया है कि टेम्पो पर बच्चे लेके नहीं जाना है। उसके लिए सरकार का भी मापदंड है, तो उसका हम लोग पालन करते हुए टेम्पो पर बच्चे को लेके जाना है। ओवरलोडिंग टेम्पो नहीं चलना है, बल्कि टेम्पो पर बच्चे चलेंगे, सुरक्षित चलेंगे, और जो सरकार का गाइडलाइन आ रहा है उसका हमारे टेम्पो चालक पालन करेंगे। संगठन हमेशा प्रशासन के नियम कानून का पालन करता है, आगे भी पालन करेगा। लेकिन इस तरह से भ्रामक प्रचार करवाना कि नहीं ये बच्चे लेके नहीं जाएंगे, हजारों हजार टेम्पो चालकों के रोजी को छीनना है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि भाई इस तरह का कोई भी निर्णय निकालने से पहले आप यहाँ के संगठन से बात करें, उनके प्रतिनिधियों से बात करें, न कि नियम कानून निकाल के पूरे शहर में अराजकता का माहौल पैदा कर दे। ये जो है मुजफ्फरपुर जिले में लाखों परिवार इससे जी रहे हैं, इन लोगों का वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगा। तो प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि कुछ लोगों को जो है छुटपैया टाइप की बातें को न करें, बल्कि संगठन से बात करें। वक्त हो चला छोटी सी ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लाठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लाठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लाठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लाठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है।
साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है पर कंफर्ट का क्या। आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। अगर आप भी अपने सपनों का घर सुंदर बनाना चाहते हैं तो हम बनाएंगे आपके घर को सपनों का घर। हम हैं अंज इंटीरियर्स, जहां आपके घर को सुंदर बनाने के लिए इंटीरियर डिजाइनर प्लानिंग करके तैयार करते हैं और आपके अनुसार आपके घर को सुंदर बना देते हैं। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है अंज इंटीरियर, चांदनी चौक, सदातपुर, फर्स्ट फ्लोर ऑफ C8 शॉपी। हमारा संपर्क नंबर है 9263237503। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा महाराणा प्रताप की जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया। महाराणा प्रताप स्मृति समारोह 2025 को लेकर आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का 428वां पुण्यतिथि अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा जिला मुजफ्फरपुर के तत्वावधान में लक्ष्मी स्मारक भवन खादी भंडार कैंपस में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री एवं स्थानीय सांसद श्री राजभूषण निषाद एवं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष श्री नीरज कुमार सिंह थे। आज के मुख्य अतिथि मंत्री राजभूषण निषाद ने कहा कि महाराणा प्रताप जी के मातृभूमि की रक्षा के लिए जो किया, उनके आदर्शों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को चलने की जरूरत है। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि क्षत्रिय समाज को एकजुट होते हुए देश धर्म की रक्षा करने का उद्देश्य होना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता राकेश कुमार उर्फ पप्पू सिंह ने की और कहा कि क्षत्रिय गोलबंदी हिंदू धर्म और सनातन की रक्षा के लिए करूंगा। तो हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती है, उसके शुभ अवसर पर हम लोग इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और आज संगठन के माध्यम से कोई विशेष हमारा कोई कार्यक्रम नहीं है, संगठन के माध्यम से ही इनके सम्मान मान सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। हमारा संदेश है, सब समाज से संदेश है, महाराणा प्रताप सबके प्रतीक हैं। हम लोग इनके सम्मान में हर साल इनकी पुण्यतिथि मनाएं और इनके स्वाभिमान की रक्षा के लिए हम लोग एकजुट होकर हमेशा कार्यक्रम करते रहे। काफी दिनों के बाद भव्य मनाया गया है, क्योंकि संगठन और ये कार्यक्रम तो मनता आ रहा है। शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि 428वीं पुण्यतिथि पर मनाने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। किस तरह मना रहे हैं, क्या कुछ किया? मालीघाट चौक से हम लोग जुलूस निकाले हैं भव्य तरीके से और उस जुलूस को गौशाला चौक होते हुए खादी भंडार कार्यक्रम स्थल पर लाए। मुख्य अतिथि में माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री राजभूषण निषाद जी पहुंचे हैं और हमारे क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष नीरज कुमार सिंह जी भी पधारे हैं और भी कई बड़े भाई आए हैं। मारीपुर स्थित जैतपुर कंपाउंड में जेपी सिंह कोचिंग सेंटर का भव्य शुभारंभ किया गया। आज जेपी सिंह कोचिंग सेंटर का उद्घाटन मारीपुर स्थित जैतपुर परिसर में किया गया। शहर के मशहूर एडवोकेट रंजना जी और राकेश कुमार के द्वारा की गई इस कोचिंग सेंटर के फाउंडर सुजाता अग्रवाल और सागर सिन्हा हैं। यहाँ पे 6th से लेकर 10th तक और 11th और 12th अदर बैच IIT, JEE, NDA का अलग से कक्षा ली जाएगी। यहाँ अच्छे जानकार शिक्षक के साथ कोचिंग को आगे की ओर ले जाने की कोशिश की जाएगी। यह संस्थान मारीपुर स्थित जैतपुर पब्लिक स्कूल के
परिसर में स्थित है। डॉक्टर जेपी सिंह कोचिंग सेंटर का उद्घाटन किया है और डॉक्टर जेपी सिंह मेरे ससुर हैं और ये सेंटर उन्हीं की याद में स्टार्ट किया गया है और उनको और हम लोग को उनसे बहुत अटैचमेंट था। अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो इस सेंटर का उद्घाटन आज किया गया है। शहर के बहुत फेमस एडवोकेट्स रंजना सिंह और राजेश कुमार श्रीवास्तव के द्वारा किया गया है। रिबन कटिंग हुई है, उन लोगों ने रिबन काटी है और ये जी, तो ये सेंटर मेरे सास के सहयोग से आज इसकी उद्घाटन हुई है और मेरी नंदें डॉक्टर पल्लवी राय, डॉक्टर प्राची सिंह, डॉक्टर पूजा सिंह और नंदोई लोग डॉक्टर बीके राय, डॉक्टर बीएन शर्मा, डॉक्टर दुर्गा शंकर, उन लोगों के सहयोग के साथ आज ये सेंटर स्टार्ट हुई है और इसमें 11th 12th और आईआईटी, जेईई और एनडीए और नीट की पढ़ाई कराई जाएगी और मैं आशा करती हूँ कि मुझे सबसे सहयोग मिलेगा, पब्लिक का भी सहयोग मिलेगा और इस सेंटर में और भी सब्जेक्ट्स ऐड किए जाएं जैसे रोबोटिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो मैं आशा करती हूँ कि ये सेंटर बहुत ऊंचाई पर जाए सब लोगों के सहयोग से। उद्देश्य क्या है खोलने का? उद्देश्य यही है कि नई नई चीज़ें बच्चों को पढ़ाई जाएं, बच्चों को सक्सेस मिले और बिहार में मतलब बहुत लोग हैं जो गांव से आते हैं और उन लोगों को दूर दूर जाना पड़ता है, पटना जाना पड़ता है या फिर दिल्ली जाना पड़ता है, तो लोगों को बिहार में ही अच्छी कोचिंग और बहुत हाई लेवल का एक्सपर्टीज़ मिले और ऐसे भी यूनिक कोर्सेज ऐड करना चाहते हैं कि जो इस शहर में अवेलेबल नहीं है अभी। कहाँ पे खुला है? पार्डन? लोकेशन? हाँ, ये सेंटर खुला है मारीपुर में ये किशोरी शंकर निवास में। ये डॉक्टर रंगीला सिन्हा की रेसिडेंस है और इंस्टीट्यूट अभी एस्टेब्लिश कर रही हैं। उनका उद्देश्य तो बहुत महत्वपूर्ण है और इनकी स्वयं की शिक्षा दीक्षा अमेरिका में हुई है और ये यहाँ आकर के मुजफ्फरपुर में सामान्य छात्रों को एक अच्छी शिक्षा दे पाएंगी। तो हमारी पूरी शुभकामना होगी कि यहाँ इनका इंस्टीट्यूट बहुत बेहतर चले और आगे यहाँ के जनता को इसका विद्यार्थियों। व्यापार में हुई मंदी और बैंक के कर्ज से परेशान व्यापारियों ने संगठन की शुरुआत की। मुजफ्फरपुर के डुमरी रोड के एक होटल के सभागार में अनाज व्यापारियों ने बैठक कर बिहार सरकार से विधानसभा में अध्यादेश लाकर बकाया राशि की वसूली के लिए कानून बनाने की मांग की है। इस दौरान पूरे बिहार के व्यापारियों ने एकजुटता दिखाते हुए मुजफ्फरपुर के अनाज व्यापारी किसानों से धान, गेहूं, मक्का की खरीदारी कर हरियाणा और पंजाब के व्यापारियों से बेचते हैं। इस खरीद फरोख्त में व्यापारी और किसानों की राशि उधार लगती है, लेकिन हरियाणा और पंजाब के व्यापार अनाज की खरीदारी कर राशि का भुगतान नहीं करते हैं। बिहार के लगभग व्यापारियों की राशि हरियाणा और पंजाब के व्यापारियों की यहां बकाया है। बकाया राशि के भुगतान को लेकर बिहार भर के व्यापारी कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराए हुए हैं, लेकिन कोर्ट से उन्हें बड़े आसानी से बेल मिल जाती है। उनके द्वारा उनसे भुगतान नहीं करने की धमकी दी जाती है। इन सब मुद्दों को लेकर व्यापारियों में आक्रोश दिखा। उन्होंने बैठक कर संघ का निर्माण किया है और सरकार से सख्त कानून बनाने की मांग की है। इससे उन्हें आसानी से जमानत नहीं मिले और व्यापारियों की राशि का भुगतान हो जाए। इस दौरान उन लोगों ने प्रदर्शन भी किया। संघ के अध्यक्ष साहिल अग्रवाल ने बताया कि मेरा 2 करोड़ रुपया बकाया है। इसी तरह बिहार के हर व्यापारी का करोड़ों रुपया हरियाणा और पंजाब के व्यवसाय की यहाँ बकाया है। सरकार से मांग है कि कानून बनाकर हम लोगों की राशि की भुगतान हो जाए। विधानसभा में कानून पारित कर समय सीमा तय की जाए। हम लोग भी किसान से माल लेकर बेचते हैं। हम लोग दलाल के द्वारा वहां के व्यापारी से कांटेक्ट कर अनाज बेचते हैं। इसके लिए भी सरकार एक मार्केट की व्यवस्था करे।
इन सब चीजों के लिए सरकार अविलंब कानून बनाए। हर पूरे व्यापारी संघ जो अनाज से जुड़े हुए हैं इसका एक संगठन बना रहे हैं। हम लोग मैक्सिमम व्यापारी जो है दूसरे स्टेट में माल बेचते हैं, अनाज बेचते हैं, गेहूं, धान, चावल, मक्का सब कुछ खरीद बिक्री होता है और ज़्यादा यहाँ से माल दूसरे स्टेट में जाता है, जैसे धान हुआ, मक्का हुआ। तो हम लोग का जो है वहाँ पे पैसा जो है लोग रख ले रहे हैं, पैसा नहीं देते हैं। किसान का है, हम लोग किसान से परचेज करते हैं और इकट्ठा करके माल दूसरे स्टेट में राइस मिलर को देते हैं माल, वहाँ हम लोग को पैसा फंस जाता है। किसान आके यहाँ हम लोग के यहाँ बेइज्जत करता है और उसका कर्ज हम लोग के पास है। बैंक का भी पैसा हम लोग के पास पड़ा हुआ, बैंक से भी हम लोग लूनी है। अब ये स्थिति ये बन चुकी है जो हम लोग को घर नीलाम करके या तो आत्महत्या करना पड़ेगा, घर नीलाम हो जाएगा, मेरा बाल बच्चा सब बिछड़ जाएगा। सरकार से यही गुहार है कि हमको ठोस कानूनी कार्रवाई करे, जो हम लोग का व्यापारी सभी व्यापारी भाई लोग को पैसा रिकवरी हो। तो सारे व्यापारी किसी न किसी को सारे व्यापारी कहीं न कहीं जाके फंस चुके हैं। इस आयोजन का उद्देश्य क्या था? इस व्यापारी पूरा आयोजन का ये पूरा हम लोग व्यापारी संगठन बनाए हैं, एकता बनाए हैं पूरा, और भी हमारे व्यापारी लोग और भी हमारे व्यापारी लोग सब इकट्ठा होके और सबका पैसा रिकवरी होना चाहिए। अच्छा, इसमें सब बिहारवासी बिहार के व्यवसायी जो हैं सारे आदमी परेशान हैं। यहाँ के 90 से 95% व्यवसायी बर्बाद हैं। उनके पास इतना समस्या है, जो मेन किसान का पैसा है, हम लोग किसान से माल लेते हैं और किसान को समय से पैसा नहीं दे रहे हैं। हमारा पैसा आगे फंस चुका है, डूब चुका है। हमको लाखों लाख का चेक मिला हुआ है, हम FIR भी कर चुके हैं, लेकिन हमको अभी डेट पे ही डेट मिल रहा है। कुछ हमको उसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है। और दूसरा ये है जो हम बैंक से भी त्रस्त है, बैंक से हमारा जो लिमिट है, हमारा पैसा वहाँ डूब चुका, फंस चुका। हम अपना घर बेच के, परिवार का सोना चांदी सब बेच के, गिरवी रख के हम अपना बैंक को ब्याज भर रहे हैं। हम अपने मकान को बचाने के लिए, अपने प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, व्यापार में खड़े रहने के लिए अब हम लोग परेशान हो चुके हैं। अब हमारे पास कोई आगे रास्ता नहीं बुझा रहा है, तो हम अब क्या करें? या तो हम सारे आत्महत्या करेंगे, नहीं तो हमारा मकान जब बैंक ले लेगा तो हम फिर रहेंगे कहाँ? तो बटियाले के रोड पे भीख मांगेंगे। तो इसीलिए संगठन तैयार किया, इसलिए हम लोग संगठन को तैयार कर रहे हैं। हमें राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार से गुजारिश है, जो हम लोग बिहारवासी वाले के लिए विशेष ध्यान दे के इसके लिए कानून बना के हम लोगों को पैसा रिकवरी कराया जाए। और बैंक को जो हम ब्याज दे रहे हैं, हमारा पैसा फंसा है, या तो बैंक हमें ब्याज माफ करे, नहीं तो हमको आगे जो फंसा हुआ है उस पैसा को ब्याज सहित वसूलवाने का काम करे, तो हम लोग बचेंगे। नहीं तो अगर हमें पैसा आएगा, बैंक का ब्याज हम भर चुके हैं, तो हम कहाँ से लाएंगे? हम धान व्यवसायी एवं चावल व्यवसायी हैं, ठीक ना। हम लोग CC बैंक से करवा के करोड़ का 1.5 करोड़ का करवा के हम लोग हर स्टेट में माल को निर्यात करते हैं, जिसके एवरेज में कुछ मिलर ऐसा भी है जो हमारे पैसा रखे हुए हैं, कोई 50 लाख, कोई 25 लाख, कोई 75 लाख, ऐसे एवं प्रकार से मेरा 1 करोड़ बाकी है। हमने फोन करके अगले से बात करते तो कहते आज दे देंगे, कल दे देंगे, परसों दे देंगे। राय एग्रोवेट है जो कि अपना कंपनी शिवड़ी में बेचकर और ये मुजफ्फरपुर में नया प्लांट चालू किए हैं मार्च से, और अभी भी बात होता है तो यही बोलता है कि आज दे देंगे, कल दे देंगे। इस समस्या को बिहार सरकार, केंद्र सरकार व्यवसायी का कम से कम इतना कठिनाई देख के किसी न किसी नया कदम या नया कानून लाके जो इसका निर्णय ले। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।